वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। तो आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर 1 डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने एक चुनौती यह थी कि वह आर्थिक पद्धति कौन सी अपनाए। उस समय विश्व में मुख्यतः दो आर्थिक पद्धति थी। एक थी पूंजीवाद कैपिटलिस्ट और एक थी समाजवाद सोशलिस्ट। और ये दोनों ऐसी पद्धति थी अपनी अपने विशेषता में चरम स्थिति पर थी। पूंजीवाद में गरीबों का कोई ध्यान नहीं था, उसमें मुख्य उद्देश्य लाभ का होता था। और समाजवाद में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं था, उसमें सारा संपत्ति पर जो नियंत्रण होता था वो सरकार का होता था। तो हमारी सरकार ने उस समय क्या किया कि दोनों व्यवस्थाओं में से जो सकारात्मक पॉइंट थे, सकारात्मक बिंदु थे, वो अपनाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल बनाया और भारत में ये पद्धति लागू की, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं हैं। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, चाहे वो समाज समाजवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे मिश्रित। पहला, देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तीसरा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाए। मैं जानता हूँ अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आप समझ जाएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस सवाल का जवाब मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों के आधार पर किया जाता है। यानी जिन वस्तुओं और सेवाओं की बाजार में मांग होगी, जिनसे उच्च लाभ होगा, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। गरीब वर्ग या कमजोर वर्ग की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या मांग है, उस पर वो कोई ध्यान नहीं देता। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह निर्णय सरकार लेती है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाना है। ऐसा माना जाता है इस व्यवस्था में कि सरकार जानती है कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह निर्णय सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर लेते हैं। सरकार जो उपेक्षित गरीब और कमज़ोर वर्ग हैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, उनकी जो आवश्यक उत्पाद हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी पूर्ति कराती है। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था अपनी मांग और पूर्ति के अनुसार चलता रहता है। तो इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह लाभ है कि इसमें कमज़ोर वर्ग उपेक्षित नहीं होता। बात करें उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इसका अर्थ यह है कि उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाए या श्रम शक्ति द्वारा किया जाए। अगर आप मशीनों द्वारा कोई भी काम करते हो तो उससे श्रम की बचत होती है, लाभ होता है क्योंकि धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, काम की गुणवत्ता बढ़ती है। लेकिन इसका एक डिसइफेक्ट ये होता है कि इससे रोजगार छिन जाते हैं। एक मशीन 10 लोगों का काम कर देती है। तो इसलिए ही हर समाज में केंद्र में समस्या बनी रहती है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए। ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे रोजगार ज़्यादा मिले, या इस प्रकार किया जाए जिससे धन की बचत हो, समय की बचत हो या गुणवत्ता काम में आए। तो आप समझ गए होंगे कि उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा, क्या अर्थ है। अब बात करते हैं, जब भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था जो थी, वैसे तो ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्सचर था, लेकिन इसमें ज़्यादा जो झुकाव था वो समाजवादी व्यवस्था की ओर था। जिसका एक कारण ये भी था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवादी व्यवस्था से ज़्यादा प्रेरित थे। इसीलिए विकास के लिए इन्होंने योजना का रास्ता अपनाया और उस समय योजना आयोग की स्थापना की थी, और जिसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी गई। अब बात करते हैं योजना है क्या। तो योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। यानी कि देश के पास कुछ संसाधन होते हैं अपने, और कुछ लक्ष्य होते हैं, जिन लक्ष्यों को वो एक निश्चित समय में पूरा करने की कोशिश करता है। तो यही योजना होती है। पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य की बात करें, वैसे 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, और आप 12 की 12 पढ़ोगे तो उसमें कुछ अलग अलग आपको दिखेंगी कि इन 5 साल में ये प्राप्त करना है, एग्रीकल्चर बढ़ाना है, उद्योगों की स्थापना करनी है। लेकिन अगर उनके केंद्र में आप देखोगे तो ये 4 लक्ष्य में से कोई ना कोई सा आपको मिल ही जाएगा, जैसे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। समृद्धि का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि।
अगर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि आवश्यकता होगी लोगों को उत्पादन करने के लिए। रोजगार बढ़ेगा, लोगों के पास धन आएगा तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो जीडीपी में ग्रोथ अपने आप आएगी। तो समृद्धि का अर्थ जीडीपी ग्रोथ से भी लगाया जाता है। आधुनिकीकरण, अब भारत जब आज़ाद हुआ तो इसकी व्यवस्था पिछड़ी हुई थी, काफ़ी प्रणालियाँ पिछड़ी हुई थी। अब भी पुराने परंपरागत तरीकों का उपयोग किया जा रहा था, कृषि पिछड़ी थी। तो अब ज़रूरत थी थोड़े प्रौद्योगिकी नवीनीकरण, कुछ आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करने की। तो इसलिए आधुनिकीकरण का कॉन्सेप्ट भी इसमें रखा गया। आत्मनिर्भरता, भारत अब भी आयात कर रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आयात कर रहा था। हालांकि कृषि प्रधान देश था, फिर भी इसे अनाज का आयात करना पड़ रहा था यूएसए जैसे देशों से। तो उसमें इसे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, जो कि हरित क्रांति के बाद प्राप्त कर भी लिया था। और समानता, यदि विकास हो भी जाता है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि इसका जो फायदा है वो सभी को समान रूप से प्राप्त होगा। विकास का जो फायदा है वो कुछ वर्ग को अधिक मिलता है, कुछ को बहुत कम और कुछ को बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इनकी कोशिश ये भी थी कि इसका समान लाभ सबको प्राप्त हो, इसमें समानता आए। अब बात करते हैं अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या मुख्य नीतिगत पहले थी आज़ादी के बाद। तो कृषि, कृषि क्षेत्र में इन्होंने दो पहले की थी। एक तो इन्होंने भूमि सुधार, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जो कृषि का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ वो भू पद्धति के कारण ही हुआ था। और दूसरा हरित क्रांति, जिसका मुख्य उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना। तो भू सुधार में इन्होंने क्या करा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदारी और जागीरदारी का वर्चस्व था, जिससे कृषि का ह्रास हो रहा था और भारत को अनाज का यूएसए जैसे देशों से स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही बिचौलियों का उन्मूलन हुआ तथा वास्तविक कृषक जो थे, जो कृषि करते थे, उनको भूस्वामित्व प्रदान किया गया। साथ ही हदबंदी जैसे सुधार भी लागू किए गए। हदबंदी यानी जमीन की सीमा निर्धारित कर दी थी कि कोई भी जमींदार इतनी सीमा से ज़्यादा जमीन अपने पास नहीं रख पाएगा। जैसे 20 एकड़ है तो 20 एकड़ से ज़्यादा जमीन कोई भी जमींदार अपने पास नहीं रख पाएगा, और यदि इससे ज़्यादा जमीन है तो वो कृषकों में बांट दी जाएगी जो भूमिहीन किसान थे। तो ये हदबंदी थी। हालांकि इसमें भी उन्होंने, जमींदारों ने इससे बचने के रास्ते ढूंढ लिए थे, जमीनें अपने रिश्तेदारों के नाम करवा दी थी। तो इसलिए इस व्यवस्था के कहते हैं कि कोई इतना खासा लाभ भी नहीं मिल पाया था। फिर भी बिचौलियों के उन्मूलन का यह फायदा हुआ कि 200 लाख काश्तकारों को जो किराए पर लेकर जमीन की खेती बाड़ी करते थे, उनका सरकार से सीधा संपर्क हो गया और वह जमींदारों के शोषण से मुक्त हो गए। अब बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति से अभिप्राय देश में सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। यानी कि जो हाइब्रिड वाले बीज थे उनका उपयोग करके अब कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। जो HYV बीज थे, लेकिन ये जो HYV बीज थे इनके लिए आपको कीटनाशकों का होना था, रासायनिक उर्वरक होने चाहिए थे, सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, इसलिए फिर इनमें भी आपका निवेश बढ़ाया गया। तो हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला। यानी कि अब वो जो कृषि कर रहे थे वो सिर्फ इस उद्देश्य से नहीं कर रहे थे कि इससे हमारा पूरे वर्ष का खाना खर्चा चलेगा, बल्कि अब उन पे इतना विपणन अधिशेष बच रहा था, इतना अधिक उत्पादन हो रहा था कि अपने घर का निकालने के बावजूद भी बाजार में बेचने के लिए उनके पास पर्याप्त उत्पादन था। तो अब ये व्यावसायिक कृषि को इस कारण बढ़ावा मिला और कृषकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ, कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई। कमियां तथा समस्याएं, हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित था, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा। पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला क्योंकि इसमें निवेश करने के लिए पैसा बहुत अधिक चाहिए था। वो बीज महंगे थे, कीटनाशक महंगे थे, रासायनिक उर्वरक महंगे थे, सिंचाई व्यवस्था ट्यूबवेल आदि लगवाने पड़ते थे। तो ये केवल जो बड़े जमींदार थे, बड़े किसान थे, वो ही इसका फायदा उठा सकते थे। छोटे किसानों को इसका फायदा नहीं मिला, इसलिए कहते हैं कि इसने पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा दिया। आय की बढ़ती असमानता, क्योंकि इससे उत्पादन तो बढ़ा लेकिन इसका फायदा भी बड़े किसानों को ही मिल पाया क्योंकि वो ही इसका उपयोग कर पाए थे। तो छोटे किसानों
तो अपनी पुरानी परंपराओं से ही कर रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था निवेश करने के लिए। तो इसने आय की असमानता और भी बढ़ गई। क्षेत्रीय असंतुलन। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे देशों तक ही सीमित था। बाकी राज्यों को इसका पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया। उद्योग और व्यापार की, तो उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका कारण यह है कि ये कृषि के मुकाबले स्थायी रोजगार प्रदान करते हैं। कृषि का तो आपका जब कृषि का सीजन चलता है जब, और फिर जब कटाई होती है जब, उसके बीच में खाली रहते हैं, उसके मुकाबले यह स्थायी रोजगार प्रदान करता है उद्योग। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार की विस्तार करने की जरूरत थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। ऐसा इसलिए क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तब इसमें मात्र सूती उद्योग, पटसन उद्योग, ऐसे ही कुछ उद्योग थे। हमें इसमें डाइवर्सिटी लानी थी, कई तरह के उद्योग होने थे। उसी से औद्योगिक जो आधार था वो अधिक मजबूत होता। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उद्योगपतियों के पास उद्योग में निवेश करने के लिए अपेक्षित धन नहीं था, साथ ही इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिससे उन्हें लगता कि हमें उत्पादन करना चाहिए, हमें उद्योग लगाने चाहिए। उनको इसलिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिला बड़ा बाजार ना होने के कारण। यही कारण था कि अधिकतर भारी उद्योग सरकार के नियंत्रण में थे। लेकिन इसका दूसरा कारण यह भी था कि सरकार समाजवादी व्यवस्था से ज़्यादा प्रेरित थी, जिसके एक कॉन्सेप्ट ये था कि सभी जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो सरकार के नियंत्रण में हो। अब बात करते हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव की। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 में लाया गया था, इसके द्वारा भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने वाले सरकार के उद्देश्य के कारण इस प्रस्ताव को अपनाया गया। इसी प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार भी बनाया गया। इसमें क्या किया सरकार ने, उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वे उद्योग जिन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। द्वितीय वे उद्योग जिन पर निजी क्षेत्र व राज्य मिलकर प्रयास कर सकते थे, लेकिन उद्योग की शुरुआत केवल राज्य ही कर सकता था। तृतीय उद्योग वे उद्योग थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत थे, लेकिन तृतीय उसके उद्योग भी, वर्गीकरण के उद्योग भी, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि इसमें उन्हीं उद्योग को लगाने के लिए अनुमति थी जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। यानी कि यहाँ पर भी सरकार का एक तरह से नियंत्रण था, क्योंकि बिना सरकार से लाइसेंस लिए आप उद्योग नहीं लगा सकते थे। अब बात करते हैं व्यापार नीति जो थी आयात प्रतिस्थापन की। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, यानी कि देश के अंदर ही व्यापार हो रहा था, ना इंपोर्ट हो रहा था ना एक्सपोर्ट हो रहा था। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता था। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले वस्तुओं का घरेलू उत्पादन करना था। जैसे अगर हम कार का आयात करते हैं किसी देश से, तो हम आयात करने की जगह उसका उत्पादन अपने देश में ही करें, ये इस नीति का उद्देश्य था। फिर आयात को संरक्षण 2 प्रकार से दिया सरकार ने कि आयात कम से कम हो भारत में। उसके 2 तरीके अपनाए, एक तो प्रशुल्क जिसे टैरिफ कहते हैं इंग्लिश में, और एक कोटा। तो प्रशुल्क में क्या होता था, जो भी आयात होती थी वस्तुएं, उन पर उच्च टैरिफ लगा दिया जाता था बहुत ज़्यादा, जिससे वो वस्तुएं महंगी हो जाती थी और उनकी मांग हमारे बाजार में भारत में कम हो जाती थी। और दूसरा कोटा, एक निश्चित मात्रा कर दी जाती थी निर्धारित कि इससे ज़्यादा वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते। तो इन दोनों तरीकों से आयात संरक्षण प्राप्त हुआ। तो प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाता और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से रक्षा होती। जो उनका कंपटीशन होता बाहर के सामान से, वो उससे बच जाते थे हमारे घरेलू उद्योग। संरक्षण नीति इस धारणा पर आधारित थी कि विकासशील देशों के उद्योग विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये शिशु उद्योग थे, अभी लगे थे, अभी इनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि बाहर के देशों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा कर सके। यही कारण था कि सरकार इन्हें संरक्षण प्रदान कर रही थी। हालांकि इसके कुछ घाटे भी थे। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो कीमतें बढ़ती हैं, और अगर प्रतिस्पर्धा हो तो कीमतें घटती हैं। जैसे आपने अभी जियो में देखा होगा,
जब जियो की सिम आई उसने कंपटीशन दिया तो औरों मोबाइल कंपनियों और सिम की जो कंपनी है उन्होंने भी अपने रेट गिरा दिए थे। तो इसी प्रकार ये होता है कि जब भी कंपटीशन होता है तो इसका फ़ायदा मिलता है, गुणवत्ता बढ़ती है, तकनीकी बढ़ती है और आपका उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान होता है क्योंकि दाम गिरते हैं। अब आखिर में बात करें निष्कर्ष की, तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए थे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो गया था। भूमि सुधारों से भी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया था। लेकिन फिर भी अनेक अर्थशास्त्री उद्योगों पर जो सार्वजनिक नियंत्रण था, मैंने आपको बताया था 1956 का जो उद्योग नीति प्रस्ताव था उसमें 3 वर्गीकरण किए गए थे, जिसमें से 2 तो डायरेक्टली सरकार के हाथ में थे और तीसरे में उन्होंने लाइसेंस व्यवस्था करी जिससे उन पर भी सरकार का नियंत्रण हो गया था। तो उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इससे गुणवत्ता और अवसरों का ह्रास तो हो ही रहा था, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग घाटे में जा रहे थे। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।